हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्टार। होता क्या है कि साल दर साल जिस तरीके से आईपीएल की बोली लगती जा रही है, यानी कि 2019 में कोई और महंगा था, 2020 में मतलब हर साल जो राशि है खरीदने की वो बढ़ती जा रही है, जो प्लेयर को राशि मिलती है वो बढ़ती जा रही है। इस वर्ष सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, जिन्हें 24 करोड़ रुपए में केकेआर ने यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के ये तेज अनुभवी गेंदबाज हैं। इससे पहले 2015 से हालांकि ये जुड़े हुए हैं आईपीएल से, लेकिन ये आईपीएल से ज़्यादा तवज्जो अपने नेशनल टीम को देते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को देते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आईपीएल के जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप होना है, इसलिए इन्होंने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। और इसमें दो लोगों में, एक तो गुजरात टाइटंस और केकेआर में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी इनको खरीदने की, जिसमें केकेआर ने बाजी मारी है। उसके बाद कमिंस हैं एक खिलाड़ी, पैट कमिंस, उन्हें सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है 20 करोड़ में। और तीसरे नंबर पर जिन्हें 20 करोड़ में खरीदा है, उसके बाद सैम कुरलन हैं जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। कैमरन ग्रीन है जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ में खरीदा है। इस तरीके से ये खिलाड़ी हैं जिन्हें विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्हें इतनी महंगी बोली पर खरीदा गया है। अगर हम भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो सबसे महंगे हर्षल पटेल हैं। भारतीय खिलाड़ी जो सबसे महंगे हैं वो 11.75 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। उसके बाद जिन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है, और उसके बाद जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं वो है समीर रिजवी, जिन्हें लगभग 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। तो आईपीएल में अब और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। pहले ये आईपीएल जो था वो नए खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया था कि नई प्रतिभाएं सामने आएंगी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें पुराने खिलाड़ियों को ही ज़्यादा जगह मिल रही है, नए खिलाड़ियों को कम मिल रही है। ये भी एक विषय है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रीय महत्व का है ज्ञानव्यापी परिसर का स्वामित्ववाद। अब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी उसको स्वीकार कर लिया है बहस के लिए, क्योंकि इसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 5 की दलील के तहत एक नियम है, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में आया था कि 15 अगस्त 1947 के समय जो भी स्थल, धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे। ये कानून बनाया गया। जैसे मंदिर जो है वो मंदिर की स्थिति में रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद की स्थिति में रहेगा। लेकिन इसमें और जो अयोध्या वाला केस था, राम मंदिर केस, उसको अलग रखा गया था क्योंकि वो विवाद 15 अगस्त से पहले से चल रहा था। तो अब ज्ञानव्यापी परिसर के स्वामित्व संबंधी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व का सिविल वाद है, ना कि दो व्यक्तिगत लोगों के बीच का विवाद है, इसलिए इसको सुनवाई योग्य माना जा सकता है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों पक्ष देरी की रणनीति अपनाए बगैर सुनवाई में सहयोग करें, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। और वाराणसी की अदालत में लंबित वाद को सुनवाई योग्य माना है और यह वाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 में बाधित नहीं है, यह भी बोला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 21 तारीख को इसमें सुनवाई होनी भी है, यानी कि जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी गई है एएसआई द्वारा, और जो दल गया था, समिति बनी थी, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लिफाफा बंद रिपोर्ट है ये, और इसमें किसके पक्ष में है ये 21 तारीख को पता चलेगा, यानी कि कल। नेक्स्ट है कि खड़गे विपक्ष के पीएम प्रत्याशी के रूप में उभरे। देखिए, जो विपक्षी पार्टियों का समूह बना है, गठबंधन बना है इंडिया, उसमें एक नाम आया है प्रधानमंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसद में विपक्षी दल के नेता भी हैं। इनके नाम का सुझाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया, जिसको सहमति प्रदान की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि खड़गे ने इसको
ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्होंने ये बोला कि सबसे पहला जो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए वो कि हाँ, हमारा जो दल है, प्रत्येक दल से जो गठबंधन बना है वो किस तरीके से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद ही सांसद बनेंगे और सांसद ही तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर सांसद नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री पद का मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए खड़गे ने इसे अभी हाल ही के लिए, मतलब हाल के लिए अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो समूह है, जो नेतृत्व है, वो आपसी मतभेदों को भुलाकर जितना मजबूती से चुनाव में, यानी कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा रहेगा, चुनाव लड़ेगा और हमारी जीत की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। 2024 के इलेक्शन में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अब इसमें सीटों के बंटवारों की भी बात चल रही है और हालांकि कई पार्टियां हैं, हर क्षेत्र में किसी पार्टी का दबदबा होता है, तो इसको लेकर सीट जो बंटवारा है उसके लिए तिथि रखी गई है 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मोदी टटोलेंगे जनता का मन, खरा उतरने वाले ही पाएंगे लोकसभा का टिकट। अब एक ऐप लॉन्च किया गया है, वो है नमो ऐप। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए चुनावी बिसात बिछा रही है भाजपा। एक एक मोहरा जांच परख कर रखा जा रहा है। इसके लिए एक मोदी ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जैसे आप और मैं हैं, कोई भी व्यक्ति नमो ऐप को पहले डाउनलोड करेगा गूगल प्ले स्टोर से और उसके बाद उसमें अपने मोबाइल नंबर, नाम, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को और उससे टोटल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए यहां दिया गया है 14 प्रश्न कौन कौन से होंगे। फीडबैक के द्वारा 14 प्रश्न पूछे गए। इसमें सबसे जो पहला प्रश्न है कि सरकार को लेकर ही है कि मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं। जनता का मन इसमें टटोला जाएगा और पिछली सरकारों के समय की तुलना में अब उसकी आशाएं कितनी मजबूत हुई हैं, ये भी क्वेश्चन होगा। विश्व में भारत की बढ़ती साख जनता की राय ली जाएगी, यानी कि इंडिया की इमेज कितनी सुधरी है, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। आधारभूत सुविधाओं पर प्रश्न पूछा जाएगा, स्वास्थ्य पर प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षा, रोजगार के अवसर, किसानों की संपन्नता, भ्रष्टाचार का मुक्त शासन, किसानों की संपन्नता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित 11 बिंदुओं पर यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मानकों पर मोदी सरकार खरी उतरी है या नहीं। सिर्फ सरकार ही नहीं, अगर सर्वे के माध्यम से एक एक सांसद के प्रदर्शन का लेखा जोखा तैयार किया जाना है। सांसद के प्रदर्शन और उपलब्धता पर क्षेत्र के नागरिकों का फीडबैक लेने के साथ ही ये बिंदु भी शामिल किए गए हैं कि क्या आप अपने सांसद द्वारा की गई पहलों से वाकिफ हैं, यानी उन्होंने कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया है। क्या आप अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं, क्या आपके जो सांसद हैं वो क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, विकास के प्रति सांसद कितने सक्रिय हैं। इसका आकलन करने के लिए क्षेत्र के निवासियों से सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य आदि पर प्रश्न पूछा जाएगा कि वे कितने संतुष्ट हैं। ये बिंदु मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। अंकों के आधार पर तय किया जाएगा कि उन्हें दोबारा चुनाव में उतारा जाए या नहीं। इतना ही नहीं, इस सर्वे के माध्यम से भाजपा नए संभावित प्रत्याशियों की भी तलाश करना चाहती है। यह जो महत्वपूर्ण बात है कि जनता से क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय भाजपा नेताओं के नाम भी पूछे गए हैं। उल्लेखनीय है कि नमो ऐप की जो निगरानी है वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। इस ऐप के माध्यम से सरकार और संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर रहती है और माना जा रहा है कि नमो ऐप के इस सर्वे में मिलने वाले फीडबैक से प्रधानमंत्री खुद अपने मौजूदा सांसदों की कॉपी जांचने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपराधिक कानूनों में संशोधन से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा शुरू। देखिए, विपक्ष के जो 95 सदस्यों का निलंबन हुआ है और अन्य जो विपक्षी सांसद हैं उनकी अनुपस्थिति के बीच लोकसभा में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 विधेयकों पर चर्चा शुरू हो गई है। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले ये जो विधेयक हैं वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें बुधवार को अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे, प्रश्नों के जवाब देंगे। तीनों विधेयकों को पारित किया जाएगा और माना जा रहा है कि सरकार गुरुवार और शुक्रवार को राज्यसभा में भी इस विधेयक पर चर्चा कराकर पास कराने की कोशिश करेगी। विपक्ष की गैर मौजूदगी में चर्चा की शुरुआत
YSR कांग्रेस पार्टी के टी रंगैया ने की। तीनों विधेयक को जो विधेयक हैं उनका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जरूरत के अनुसार जो आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने की जरूरत है और लंबे समय से इसको महसूस किया जा रहा था। 21वीं हम 21वीं सदी में है, लेकिन 160 साल पुराने जो कानून हैं उनको लेकर हम चल रहे हैं, तो इससे जो है सबको न्याय नहीं मिलेगा। भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद ने भी औपनिवेशिक दासता के प्रतीक इन तीनों कानूनों को अभी तक नहीं बदलने के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद कई आयामों में इन कानूनों को भारतीय जरूरत के मुताबिक बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन गुलाम मानसिकता के कारण इसे नहीं बदला जा सका। और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में देरी को भी यही वजह बताया कि लोग शायद डरते थे या फिर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद जो विपक्षी सांसदों का आरोप था कि इसके हिंदी नाम पर, तो उसका भी हल निकाला गया है और भारतीय न्याय संहिता को VNS का संक्षिप्त नाम दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो हैं सांसद प्रिंस राज ने नए कानूनों में जांच और अदालती सुनवाई की समय सीमा निर्धारित किए जाने को न्याय प्रक्रिया में बड़े बदलाव का संकेत बताया है, यानी कि एक समय सीमा के अंदर अब जो है वो वाद होगा, सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि समय के साथ न्याय मिलता है और ये तीनों कानून इस समय लागू करना समय की मांग है। आगे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से गुलामी की जो प्रतीक थे उनको खत्म करने का आह्वान किया है और इस क्रम में अंग्रेजों के जमाने के 1500 से अधिक कानूनों को भी खत्म किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार तीनों संशोधन विधेयकों को संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया था, जहां से उन्हें गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के पास और अधिक विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया था। स्थायी समिति के सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित विधेयकों को शाह ने गत मंगलवार को लोकसभा में पेश किया और गत गुरुवार और शुक्रवार को 14 घंटे की चर्चा तय हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, 13,520 एनजीओ को मिले हैं 55,742 करोड़ रुपए की विदेशी मदद। ये स्टेटमेंट दिया है वित्त राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। उन्होंने बताया है कि 2019 से 2021 के बीच 13,520 गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को विदेशी योगदान के रूप में 55,742 करोड़ रुपए मिले हैं। विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए एनजीओ को क्या कराना होता है? FCRA यानी कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण कराना होता है, तभी वो पैसा स्वीकार कर पाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2021 व 2022 में FCRA 2010 के तहत आए आवेदनों में से 14 दिसंबर 2023 तक 722 को मंजूरी और 225 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि लोकसभा से 49 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि निलंबन का जो अब आंकड़ा है वो 2/3 तक पहुंच गया है। संसद की सुरक्षा में जो सेंध हुई है उसकी घटना के बाद दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को फिर लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के चलते 48 और सांसदों के साथ इनको टोटल 95 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। यह संख्या लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के साथ 2/3 हो गई है और टोटल की अगर बात करें तो अब तक 141 लोग सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन से अंतरिक्ष उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा। देखिए, सोमवार को लोकसभा में पेश दूरसंचार विधेयक समूचे दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति के कई तरह के बदलाव ला देगा। जैसा कि कल भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि ट्राई जो कानून ला रहा है कि जो अनचाही कॉल आती थी पहले उपभोक्ता से पूछना होगा, उसके बाद कॉल करना होगा। अगर आप बिना परमिशन लिए किसी भी इंश्योरेंस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए कॉल करते हैं तो शुरुआत में आपको 50,000, उसके बाद 2 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। और दूरसंचार सेवा को बढ़ावा देकर मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के सामने कुछ चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। तो यह देश
के लिए कुछ बेहतर भी होगा और लोगों को इससे सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। खासतौर पर जिस तरह से राष्ट्र के आर्थिक व रणनीतिक हितों में संचार का महत्व बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। जो नियम है, जो कानून लाया जा रहा है, इसमें यह भी उम्मीद की जा रही है कि मोबाइल फोन सेवा के ग्राहकों को अंततः कंपनियों की मनमानी कॉल से निजात मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम का प्रबंधन एक पारदर्शी व्यवस्था होगी जो सरकार को कंपनियों से स्पेक्ट्रम वापस लेने का भी अधिकार देगा। विधेयक में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि अगर दूरसंचार कंपनी को लेकर भविष्य में कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तो उसका भी नियंत्रण सरकार के हाथ में ही होगा। अगर यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो पूर्व में जिस तरह से केंद्र सरकार ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया था, उसी तरह से आने वाले दिनों में सैटेलाइट आधारित सेवा देने की भी तैयारियां कंपनी उस तैयारियों में जुट जाएगी और स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा को भविष्य की तकनीक माना जा रहा है। एयरटेल की प्रमोटर कंपनी भारती समूह को, जो समूह की सैटेलाइट संचार सेवा देने वाली कंपनी वनवेब भारत की सबसे प्रमुख कंपनी है। वैसे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी वैश्विक स्तर पर दूरसंचार सेवा देने की मंशा रखती है। अमेज़न भी इस क्षेत्र में उतरने की घोषणा कर चुकी है। भारत की सैटेलाइट संचार से जुड़ी कंपनियों के संगठन SAI इंडिया सरकार ने प्रस्तावित कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि यह भविष्य की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने वाला कदम होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। महिला चालकों को शामिल करने को नियम में 6 माह का करे संशोधन। देखिए CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिलाओं का सिपाही या चालक और चालक सह पंप ऑपरेटरों के रूप में शामिल होने का रास्ता जल्द साफ हो जाएगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर निर्णय लेने में देरी का सवाल उठाते हुए CISF को 6 महीने के भीतर नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में इन पदों पर केवल पुरुषों की ही नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाने की कमान युवाओं के हाथ में होगी। ये स्टेटमेंट एक तरीके से माना जा सकता है UGC का और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, क्योंकि उन्होंने बोला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई ऐसी बैठकें की जा रही हैं, कई ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं और कई ऐसी योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो देश के विकास में, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम योगदान निभा सकें। और 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य भले ही तय कर लिया गया है, लेकिन उस विकसित भारत का स्वरूप क्या होगा, उसके मानक क्या होंगे, जैसे अनगिनत सवालों का जवाब अब देश के युवा खोजेंगे और सुझाव भी देंगे। वैसे भी दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश भारत है। फिलहाल सरकार ने इसे लेकर एक देशव्यापी अभियान शुरू किया हुआ है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में देश को विकसित बनाने के लिए छात्रों के बीच एक परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इस बीच छात्रों की ओर से मिलने वाले सुझावों को संकलित किया जाएगा और सरकार के साथ साझा भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने इसे लेकर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को एक पत्र भी लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत जीवाश्म ईंधन पर विकसित देशों के दबाव में झुका नहीं। देखिए, पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि भारत ने UAE में जो COP28 बैठक हुई थी उसमें जलवायु परिवर्तन में जीवाश्म ईंधन के मुद्दे पर विकसित देशों के दबाव को स्वीकार नहीं किया। यह एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बात कही है। और आपको पता होगा कि अगर हम बात करें वैश्विक तौर पर तो करीब 40% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो कोयले और बाकी तेल से होता है। यानी कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है पूरे विश्व में, उसमें 40% जो हिस्सा है वो कोयले और तेल का है। और जो विकासशील देश हैं उन पर ज़्यादा दबाव रहता है कि आप कार्बन उत्सर्जन कम करिए। तो भारत ने इसका विरोध किया और उन्होंने बोला जो भी विकसित देश हैं वो उन्होंने विकसित कैसे हुए हैं, वो कार्बन उत्सर्जन करके ही विकसित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया,
कई औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन उत्सर्जन बढ़ा। उसमें गरीब देशों की और विकासशील देशों की कोई गलती नहीं है, इसलिए फंड भी विकसित देश ही जारी करें, जिससे कि जो गरीब देश हैं वो कार्बन उत्सर्जन को और कम कर सकें। उनको जिन्होंने मान लीजिए 80% कार्बन उत्सर्जन किया और किसी ने 20% कार्बन उत्सर्जन किया, और जो भुक्तभोगी हैं वो सभी 100% हैं, तो गलती तो इनकी हुई ना ज़्यादा, तो भुगतान भी पर्यावरण को बचाने के लिए इनका ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो राशि है वो कुछ इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत कम उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इस पहल को भी स्वीकार लगभग किया जा रहा है, और केंद्रीय मंत्री ने इसमें कहा कि कई देशों की प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन है, अतः हम विकसित देशों के आगे झुके नहीं हैं। उत्सर्जन में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता देना होगा, ताकि उन्हें जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में मदद मिले। इसमें जो यादव हैं उन्होंने ये भी बोला कि अगर हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो जाहिर सी बात है कि अभी हमें कोयले से ही बिजली का उत्पादन करना होगा, और तेल का आयात हमें अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उतने सक्षम नहीं हैं। और जैसा कि भारत ने 2070 तक अपना जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है, तो उसको हासिल करने में हालांकि अभी समय है, लेकिन हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें जो जीवाश्म ईंधन है उस पर झुकाव महसूस नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, और बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि आर्थिक सुधारों के दम पर विकास दर में तेजी। देखिए, डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के दम पर मजबूत वृद्धि दर से आगे बढ़ते हुए भारत एक मिसाल पेश कर रहा है, और ये स्टेटमेंट दिया है IMF ने, जिसमें उन्होंने बोला है कि वैश्विक वृद्धि दर में उसका योगदान 16% तक रहने का अनुमान जताया गया है, यानी कि जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है उसमें 16% सिर्फ भारत का योगदान है। IMF में मिशन ऑफ इंडिया से जुड़ी नाडा चौधरी ने ये स्टेटमेंट दिया है एक साक्षात्कार में। आगे उन्होंने बताया कि IMF को भारत के साथ अपना वार्षिक अनुच्छेद 4 परामर्श जारी किया गया। इसके अनुसार दक्षिण एशियाई देश विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों के आधार पर इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर हैं। चौधरी ने कहा कि फिर भी अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खंडित दुनिया में वैश्विक वृद्धि में मंदी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश करने और वृद्धि के लिए ठोस आधार के वास्ते आवश्यक हर तरह की सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य पर सरकार की ओर से काफ़ी जोर दिया जा रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है और इसमें युवा अच्छी खासी तादाद में भी हैं, इसलिए यदि संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से इस क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें मजबूत दर से बढ़ने की भी क्षमता मौजूद है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हरित विकास को हर साल 2.8 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत है। देखिए, विकासशील देशों के हरित व टिकाऊ विकास के लिए वर्ष 2030 तक हर साल 2 से 2.8 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने की जरूरत होगी, तब जाकर विभिन्न औद्योगिक उत्पादन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में खासी कटौती की जा सकती है। नीति आयोग की तरफ से मंगलवार को जारी भारत व गरीब देशों के लिए हरित व टिकाऊ विकास संबंधी रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें GDP में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े उत्थान को भी शामिल किया गया है, और उद्योग जगत उत्पादन के दौरान प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये भी बताया गया है। वे इस नुकसान के बदले कोई भुगतान नहीं करते हैं, ये भी बताया गया है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई से जुड़े खर्च को GDP में से घटाने के बाद हरित GDP तैयार होता है। गरीब देशों में हरित विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। गरीब देश मानते हैं कि इनके लिए वित्तीय व्यवस्था करना विकसित देशों का फर्ज है, क्योंकि इन देशों ने अपने विकास के दौरान बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जैसा हमने पहले पेज पर आपको बताया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% हो गई है। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया लोकसभा के प्रश्न उत्तर में, संसद में प्रश्न के जवाब में उत्तर जब दिया गया कि 1990 और 91 में जो कृषि का हिस्सा था GDP में वो 35% था, जो अब घटकर 15% रह गया है। 2019-20 से लेकर अब तक 1524 कृषि स्टार्टअप को 106
106.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा भी है, ताकि जो किसानों पर लोड होता है वो कम हो रहा है। क्योंकि ये कम इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक यानी कि सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसका प्रतिशत बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। थल सेनाध्यक्ष जो हैं मनोज पांडे, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 2 दिनी दौरे पर वो प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने यूपीएमपी सब एरिया मुख्यालय, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट व ओडी फोर्ट का निरीक्षण किया, अफसरों के साथ बैठक की और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा। सेनाध्यक्ष सुबह करीब 9 बजे सेना के विमान से प्रयागराज पहुंचे। वह पूर्व यूपीएमपी सब एरिया मुख्यालय पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक की, उनकी समस्याएं भी पूछी। इसके बाद कोबरा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ। इसमें न्यू कैंट की सभी यूनिट के अफसरों के साथ जवान भी शामिल हुए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। चीन में भीषण भूकंप से 127 लोगों की मौत हुई है और 700 से अधिक घायल हुए हैं। देखिए, चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सोमवार देर रात 6.2 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इसमें कम से कम 127 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हजारों लोगों को अपना घर खोना पड़ा है। भूकंप के तेज झटकों से गांसू और किंघई प्रांतों में ऊंची इमारतें भरभराकर गिर गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी नुकसान पहुंचा। बचाव अभियान जारी है। अभी मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं सिंजियांग क्षेत्र में मंगलवार को सुबह 9:46 पर 5.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया था। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगाई आग, 4 की मौत। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। इजराइल में भारतीय श्रमिक जा सकेंगे, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो विदेश मंत्री हैं वो इजराइल की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ पर पॉजिटिव बातें आई हैं सामने भारत और इजराइल के बातों से, यानी कि जो बैठक हुई उसमें। तो हो सकता है अब यहाँ के श्रमिक वहाँ पर जा सकेंगे। नेक्स्ट है कि H1B वीज़ा के घरेलू नवीनीकरण प्रोग्राम को व्हाइट हाउस की मंजूरी। अमेरिका के घरेलू वीज़ा नवीनीकरण कार्यक्रम को व्हाइट हाउस के उच्च निकाय ने मंजूरी दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू इस योजना का लाभ अमेरिका में रह रहे बड़ी संख्या में H1B वीज़ा धारक भारतीय पेशेवरों को मिलेगी। इस योजना के तहत H1B वीज़ा के नवीनीकरण के लिए भारत या अन्य देश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और अन्य परेशानियों से निजात मिलेगी। यूक्रेन को लेकर रूस बातचीत करने को तैयार, पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस बातचीत करने को तैयार है, लेकिन वह रूस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। 2022 में यूक्रेन पर अपनी सेना भेजकर चढ़ाई करने वाले पुतिन ने मंगलवार को रक्षा अधिकारियों की बैठक में कहा था कि वह बार बार शांति वार्ता के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं, और लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है उससे उसे भी पीछे हटना होगा। तो ये आज का यानी कि 20 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।